हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी के लिए हद पार करनी पड़ती है। क्या दोस्तों, कामयाबी के लिए हद पार करनी पड़ती है। और आपको भी क्या करना है, 17 अप्रैल के पेपर के लिए हद पार करनी होगी। और याद रखना, जिस दिन आपकी जिद होगी कि मुझे वर्दी लेनी है और आपके अंदर से आग उठेगी कि वर्दी चाहिए वर्दी चाहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महिला स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार में। चलो लाइव सेशन शुरू हो गया। सब बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दे। हाँ जी भाई, सबको जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्लास ने एक बार शेयर कर दो। चलो क्वेश्चन पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि इतिहास के आरंभिक या इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है। यहां पर ध्यान दो, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण या कोई नहीं। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, सभी बच्चे आंसर एक साथ दो। सभी का आंसर आना चाहिए और एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। तो इतिहास के जो आरंभिक या प्रारंभिक काल होता है उसको क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। याद रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे पेपर में कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, तो क्या होगा, पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा लाडलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। निम्न में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से सिद्धार्थ नहीं है। कृपया टाइपराइटर मुझे सुन रहा है तो ध्यान दो, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, सिद्धांत होगा यहां पर। निम्न में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मैकडोनेल, मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। सब एक बार क्लास को शेयर कर दो। बालाजी महाराज का नाम लेकर जय बजरंग बली। आज वैसे भी मंगलवार, अब हनुमान जी का वार है और आप क्या करो, हनुमान जी को याद करते हुए एक बार क्लास को शेयर कर दो कि हे हनुमान जी, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ और इस साल हमें वर्दी दिलाओ, इस बार हमें वर्दी दिलाओ। तो आओ जल्दी कि आर्यों का तिब्बत ग्रह सिद्धांत किसने बताया। तो जिस भी प्यारे बच्चे ने दयानंद सरस्वती बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया कि आर्य थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, तिब्बत ग्रह। कौन सा था, तिब्बत ग्रह उनका क्या था, मूल स्थान था। मैक्स मुलर कहां का था, तो साथियों मैक्स मुलर आपका कहां का था, जर्मनी का। और मैक्स मुलर क्या बताता कि आर्य थे, ये आर्य मध्य एशिया से है। कहां से आए, मध्य एशिया से है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, किसने बताया, मैक्स मुलर। और क्वेश्चन आ जाए आर्यों का निवास स्थान क्या माना गया है, तो इनका निवास स्थान क्या माना गया है, तो याद रखना कौन सा माना गया, मध्य एशिया। जो किसने कहा था, मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें आर्कटिक क्षेत्र या इन्हें आपका उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताते हैं। रह जाएगा याद कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव किसने कहा या किसने बताया है, तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दयानंद सरस्वती जिसने
1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। फाउंडर आर्य समाज का कौन था? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। याद रखना प्यारे साथियों। और यही क्या बताते हैं कि भारत में जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर जर्मनी का विद्वान क्या कहता है कि आर्य भारत के अंदर कहां से आए थे? तो कहां से आए थे? याद रखना मध्य एशिया से। और सभी विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना है? तो कौन सा माना है? मध्य एशिया। कौन सा माना है? तो याद रखना कौन सा माना है? मध्य एशिया। क्लियर है क्वेश्चन? नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आओ तो फिर ये साथियों चलते हैं। क्लास को शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। क्लास को शेयर नहीं करोगे तो भाई कि तापमान तो एसी और कूलर वालों के लिए बड़ा है साहब। तापमान तो एसी व कूलर वालों के लिए बड़ा है साहब। खेत में किसान और सीमा पर जवान तो आज भी वही है। खेत में किसान और सीमा पर जवान तो आज भी वही है। तो याद रखना जो ये तापमान बढ़ रहा है ये एसी कूलर वालों के लिए बढ़ रहा है। सलाम है हमारे देश के किसानों को और फौजी भाइयों को जो सरहद के ऊपर क्या कर रहे हैं? हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिससे हम निडर होकर वो बताते हैं घोड़ा बेच की सोआ आपा। किसके कारण? क्योंकि सरहद पर हमारे फौजी भाई क्या करते हैं? हमारी रखवाली करते हैं। तो सलूट है उन भाइयों को, फौजी भाइयों को। आओ माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कहां पर है? सिरोही में। और माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। याद रखना माउंट आबू स्थित मैसूर दिलवाड़ा के मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय के हैं? तो याद रखना क्वेश्चन आ जाए कि दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है? तो दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है? तो कहां पर स्थित है बच्चों? तो दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है? याद रखना कहां पर है? माउंट आबू के अंदर स्थित है। याद रखना किस समुदाय से है? बौद्ध से, जैन से, सिख से और पारसी से। जल्दी आंसर दीजिएगा कि इनका संबंध किससे है? माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का संबंध है वो किस समुदाय से है? जल्दी बताइएगा। तो जिस भी प्यारे बच्चे ने जैन बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश। और इसी खुशी में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना इनका निर्माण 1062 ईस्वी से 1097 ईस्वी के बीच किसने करवाया था? तो चालुक्य शासक का सामंत था विमल शाह। विमल शाह के द्वारा इनका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। एक क्वेश्चन आता है खजुराहो के जैन मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। खजुराहो के जैन मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो के जैन मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो के टेम्पल कहां पर स्थित है जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? कहां पर है? जल्दी आपका आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए था बच्चों आपका आंसर। तो सर ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। शाबाश मेरे लाडलो, वेरी गुड। एक बार क्लास को शेयर कर दो। फिर चले आगे। इजाजत दे दो। आप इजाजत दोगे तो हम आगे चल पाएंगे। बताओ चले आगे। यस सर। आओ तो ये रहा आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के दरबार में था? आर्यभट्ट जिसने दशमलव दिया था। रह जाएगा याद कि आर्यभट्ट जिसने दशमलव दिया था किसके दरबार में था? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में था? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा आपके सामने। और जिस भी प्यारे लाडले ने चंद्रगुप्त द्वितीय बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
जिसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। श्रीगुप्त याद रखना गुप्त वंश का संस्थापक। क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो श्रीगुप्त। उसके बाद याद रखना समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता, निर्माता कौन था, कुमारगुप्त। कहां पर है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के अंदर स्थित है। किस धर्म का है, तो धर्म किसका है, याद रखना बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है बच्चों, बौद्ध धर्म का है। और याद रखना कि जो आपका आर्यभट्ट था जिसने 0 या दशमलव दिया, किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आ जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। यदि श्रीगुप्त ना आए ऑप्शन में तो कई बार आ जाता है ऑप्शन के अंदर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम पहला क्या था आपका, गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा। प्रतापी राजा पहला कौन था, तो आपका कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे स्थापना किसके द्वारा की जाती है, श्रीगुप्त। फिर क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, तो कहां पर है प्यारे बच्चों, बिहार के अंदर। निर्माता कौन था, तो याद रखना निर्माता कौन था, कुमारगुप्त। क्यों कर दोगे, समुद्रगुप्त। इसे तो सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कौन था, तो फ्रांसिस राजा। कौन था, फ्रांसिस राजा था सर। कथन याद है इसके, इसने क्या कथन कहे थे, इसका कथन काफी फेमस है, वो आपका है कि असंभव, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। रह जाएगा कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता। दूसरा कथन था तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। ये नेपोलियन आधुनिक फ्रांसिस राजा, काफी बार क्वेश्चन आ गया बच्चों इससे, तो एक बार नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं आगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ, वापिस रिपीट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल के बच्चे है ना, वो हंसने पे भी बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। इतनी कंजूसी करते हैं कि पूछो मत। अरे सीखो कुछ राक्षसों से, जिनका सर धड़ से अलग हो जाता था फिर भी खुलकर हंसते थे। तो याद रखना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है वो कौन सा है, खुश रहना। तो जब भी मौका मिले आपको खुशी का, उसे हाथ से जाने मत दो, दोनों हाथों से लपक कर खूब हंसो और उसका क्या करो, एंजॉय करो। उतार लिया, चले आगे। आओ, ये रहा बच्चों आपके पास, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था। तो अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था,
अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था, जल्दी बताओ। शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, स्टाफ प्रमुख, वित्त मंत्री। क्या शिक्षा मंत्री था, संस्कृति मंत्री था, स्टाफ प्रमुख था, वित्त मंत्री था? ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था? तो जिस भी प्यारे बच्चे ने द बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाइएगा, उसका बिल्कुल आंसर क्या होगा, सही होगा। अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था? तो कौन था, वित्त मंत्री था। और याद रखना अकबर के द्वारा दहेशाला विभाग की स्थापना की गई थी 1580 के अंदर, जिसे टोडरमल भू राजस्व प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रमुख कौन था? तो प्रमुख कौन था? तो टोडरमल था। टोडरमल इसका प्रमुख हुआ करता था बच्चों। और टोडरमल का सहयोगी कौन था? सहयोगी कौन था? तो ख्वाजा साहेब था। कौन था? ख्वाजा साहेब कौन था? तो इसका सहयोगी था बच्चों, याद रखना। और इसमें होता क्या था, 10 वर्षों से जो भू या भूमि के ऊपर जो उत्पादन करता है उससे क्या लेना, लगान लेना। ये इसका क्या था, उद्देश्य था। तो रह जाएगा कि टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे। और याद रखना टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए चौथे और अंतिम दल के रूप में अकबर द्वारा भेजे गए थे। और ये भी क्या होते हैं, असफल होते हैं। सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के पास, फिर मानसिंह को, फिर मानसिंह के पिताजी भगवंत दास को या भगवान दास, और लास्ट में टोडरमल। और यही टोडरमल कौन थे? तो यही कौन थे, वित्त मंत्री थे आपके। कौन थे? वित्त मंत्री थे। और याद रखना दहेशाला या टोडरमल भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत अकबर 1580 के अंदर करता है, जिसका प्रमुख कौन था, टोडरमल। सहयोगी कौन था, ख्वाजा शाह। और 10 वर्षों से जो भू राजस्व था उसको वसूल करना, 10 वर्ष के लिए क्या किया जाता था, ये लिया जाता था 10 साल को ध्यान में रखकर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना कि अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में नवीनतम लड़ाई कौन सी है? अकबर द्वारा लड़ी गई नवीनतम लड़ाइयों में से कौन सी है, आपके सामने है। तो सबसे पहले लिखो थानेश्वर 1567 के अंदर, पानीपत की 1556, फिर तुकारोई की लड़ाई 1575 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अब बताओ इनमें सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इनमें देखो सबसे नवीनतम सबसे लास्ट में नई कौन सी है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी, हल्दी घाटी की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हल्दी घाटी की हो जाएगी। जो किसके बीच थी प्यारे बच्चों, अकबर और प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच थी। क्लियर है यहां से क्वेश्चन। थानेश्वर हरियाणा के अंदर आक्रमण 1567, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर, तुकारोई की लड़ाई 1575, हल्दी घाटी का 1576। तो इनमें सबसे नवीनतम कौन सी है? तो कौन सी है, हल्दी घाटी। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सभी आंसर दीजिएगा और क्लास को एक बार शेयर कर दो।
बार बार थोड़ी करना पड़े मेरी यार उठाना। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? अंतिम अभियान अकबर का कौन सा था? तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था बच्चों, जल्दी बताइएगा। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? मैं पानी पी लेता हूं। बताइएगा, अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में अंतिम कौन सी थी या नवीनतम कौन सी थी? तो ये तो हो गया। और अंतिम अभियान इसका कौन सा था? 1601, असीरगढ़। 1601 असीरगढ़ इसका क्या था? अंतिम अभियान था। चलें आगे। तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों कब हुई थी याद रखना, 80 के अंदर। कब हुई थी बच्चों? 1780 के अंदर हुई थी। और इस संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जिस भी बच्चे ने वह बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह बताया उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 के अंदर तत्वबोधिनी की क्या करता है? स्थापना। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती अभी आपको बताया है 1875 के अंदर आर्य समाज की क्या करता है? स्थापना करता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना कि सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1780 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, केशव चंद्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की जाएगी? केशव चंद्र के द्वारा। चलें आगे, आओ। फिर क्वेश्चन क्या है? आंध्र महिला सभा की संस्थापक दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, ज्योतिबाबाई फुले और गायत्री देवी। जल्दी बताइएगा कि आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? जल्दी बताइएगा भाई, कौन थी? सरोजनी नायडू, ज्योतिबाबाई फुले, गायत्री देवी या दुर्गाबाई? मार खाओगा, गलत दे रहे हो। सही आंसर दीजिएगा। सही क्या हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा याद रखना, दुर्गाबाई देशमुख। कौन होगी आपकी? दुर्गाबाई देशमुख हो जाएगी। और दुर्गाबाई देशमुख है, ये याद रखना, एच.डी. देशमुख की पत्नी। एच.डी. देशमुख की पत्नी थी। और एच.डी. देशमुख कौन थे? तो हमारे पहले वित्त मंत्री। पहले भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? एच.डी. देशमुख थे। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान
वर्तमान कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान आपके सॉरी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री बताओ भाई, वर्तमान वित्त मंत्री आपके कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्री आपके कौन है? निर्मला सीतारमन। फिर आपकी सरोजनी नायडू कहां से थी? यूपी से, और याद रखना पहली गवर्नर। पहली शिक्षिका कौन थी? तो पहली मास्टरनी शिक्षिका तो कौन थी आपकी? याद रखना ज्योतिबाबाई फुले थी। कौन थी? ज्योतिबाबाई फुले थी। नोट कीजिएगा, एक बार इनको नोट कर लो भाई। हाँ जी, नोट करो इनको, जल्दी करो, नोट करो। कर लिया नोट? चले अगले क्वेश्चन की ओर। जी सर। चले, चलो। क्या शानदार लिखा है कि तुम तो संविधान की 10वीं अनुसूची की तरह निकली, कि तुम तो संविधान की 10वीं अनुसूची की तरह निकली, कितना जल्दी दल बदल कर लिया। चले आगे आओ। ये रहा क्वेश्चन कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? इनमें से किसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की जाती? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती और फिनिक्स फरम। कौन था? फिनिक्स फरम। किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? किसने नहीं, किसकी नहीं की थी? तो याद रखना किसकी? विश्व भारती की। किसकी स्थापना? विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा नहीं की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की जाती है। विश्व भारती की स्थापना 1961 के अंदर RN टैगोर के द्वारा की जाती है। साबरमती आश्रम 1915 गुजरात में। फिर 1917 में कहां पर ले गए इसे? अहमदाबाद में। कहां पर ले गए? अहमदाबाद में। सेवाश्रम की स्थापना कहां पर की? महाराष्ट्र में। फिनिक्स फरम की स्थापना 1904 डरबन के अंदर, डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर किसकी स्थापना की थी? तो किसकी की थी? फिनिक्स फरम की स्थापना। कीजिएगा, नोट कीजिएगा। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा, सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी द्वारा कहां पर की गई इसकी स्थापना? महाराष्ट्र में। कब की गई थी? 1936 में, 1936 के अंदर की गई थी। फिर विश्व भारती की स्थापना 1921 रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। फिनिक्स फरम की स्थापना गांधी जी करते हैं, कहां पर करते हैं? डरबन अफ्रीका के अंदर। फिर भारत में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा के अंदर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 552, 560,
या 550? अधिकतम लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं? तो जल्दी इसका आंसर दीजिएगा, कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो जिस भी प्यारे बच्चे का 550 है सही। कितने? अधिकतम कितने? 550 हो सकते हैं। 550 में से 530 तो राज्यों से और 20 आपके कहां से आते हैं? 20 आपके कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। फिर आपके नोट याद रखना, जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104 104वां संविधान संशोधन हुआ आपका। उस 104वें संविधान संशोधन में दो जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, उन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो राष्ट्रपति अब दो एंग्लो इंडियन को क्या नहीं करता है? नहीं चुनता। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550। कितने हो सकते हैं? 550। और याद रखना, जो आपके एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है। चलें आगे, आओ। फिर आओ देखो, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब की गई? 1773, 1850, 1734 और 1890। कब की गई? जल्दी आंसर दीजिएगा। 1773, 1850, 1734 और 1890। कब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो याद रखना 1773। वैसे ये 74 के अंदर की जाती है, 74 में की जाती है। 1773 रेगुलेटिंग लैटिन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और एलिजा इम्पे पहले क्या बनते हैं? न्यायाधीश बनते हैं। पहले न्यायाधीश इसके कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे बनते हैं। इन बात को आप क्या करो? नोट करो। पहले न्यायाधीश कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे बनते हैं, याद रखना। और स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में की जाती है। तो इनमें सबसे सटीक आपका कौन सा बैठता है? 1773 बैठता है। कौन सा? 1773। आसपास चले जाया करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। कर लिया? चले आगे, आओ। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और मायावती। जल्दी आंसर दीजिएगा, आपके सामने है। सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और मायावती। जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी। गलत दे रहे हो मारूंगा, पिटाई करूंगा। गलत नहीं देना है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती हो जाएगा। सुचेता कृपलानी, याद रखना, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। ममता बनर्जी, याद रखना, वर्तमान में वेस्ट बंगाल की क्या है? सीएम। वर्तमान में वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन सी बार बनी है? तीसरी बार बनी है। किस पार्टी से बनी है? तो पार्टी इन्हीं की, याद रखना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। मायावती पहली दलित महिला सीएम। दलित महिला सीएम कौन बनी? तो कौन बनी? आपकी बहन मायावती। कहां से? यूपी से। सुचेता कृपलानी भी कहां से थी? तो प्यारे साथियों, कहां से थी? आपकी यूपी से थी। कहां से थी? यूपी से थी। नोट करो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर तो मांगता ही है, नहीं मांगता? आपकी क्लास से आप शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा?
क्या खूब लिखा है देखो, मैं वो खेल नहीं खेलता, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत फिक्स हो, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। तो याद रखना कि जब जीत पक्की हो तब तो हर कोई मैदान में उतर सकता है, लेकिन हार सामने और उसके बाद प्रयास करने के लिए उतरे, वही असली क्या होता है, योद्धा होते हो। तुम भी एक क्या हो, योद्धा हो। चलें आगे, आइएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़। कौन सा शहर आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसका संबंध किससे है? रोड से, रोड मार्ग से इसका संबंध है। किससे है? रोड मार्ग से इनका संबंध है। और याद रखना कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। इसमें कितने शहर आते हैं, कितने महानगर आते हैं? तो ये 4 महानगरों को जोड़ती है। जल्दी आंसर बताइएगा, क्या दिल्ली नहीं होगा, क्या कलकत्ता नहीं होगा, मुंबई नहीं होगा, चंडीगढ़ नहीं होगा? जल्दी आंसर एक साथ आना चाहिए सब बच्चों का। शाबाश शाबाश शाबाश, जो भी प्यारा बच्चा चंडीगढ़ दे रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी उसके फोन में 5 रुपए फोन पे कर दिए जाएंगे और बढ़िया चटक मटक खागी एंजॉय करना। तो चंडीगढ़ नहीं है, याद रखना। ये क्या करती है? 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। किन किन को? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। इन 4 महानगरों को कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। शुरुआत इनकी शुरुआत 1901, शुरुआत 1901। और याद रखना किनके समय हुई थी? अटल जी के समय हुई थी। किनके समय हुई थी? अटल जी के समय हुई थी। किनके समय हुई थी? अटल जी के समय इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 के अंदर हुई थी। नोट कीजिएगा। चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो एक तरफ दे रखे हैं नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तरफ उनके राज्य। तो पहला क्या बुक्सा नेशनल पार्क है, वो पश्चिमी बंगाल में दे रखा है। दूसरा ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र के अंदर दे रखा है। पोबितारा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका आसाम दे रखा है, असोम आसाम देख लेना। सरिस्का नेशनल पार्क गोवा दे रखा है। तो इसका आंसर बहुत ही इजी आंसर है। बस आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर और आंसर देखकर घबरा जाते हो, और इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत इजी होते हैं बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा? सरिस्का, क्योंकि सरिस्का है ये गोवा में नहीं है। सरिस्का आपका कहां पर है? सरिस्का अलवर में। सरिस्का कहां पर है? अलवर। और अलवर कहां पर है आपका? राजस्थान के अंदर। क्यों? है ना एकदम इजी। बिल्कुल। तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। अपना रिकॉर्ड तो तोड़ो, आप अपना पीछे का रिकॉर्ड तो तोड़ते हुए चलो आप। चलो ये रहा क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले, परमवीर चक्र से सम्मानित, यारो गड़बड़ मत कर, कर ले समय तो। परमवीर चक्र से, देखो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना, देखो क्या है परमवीर चक्र, जो क्या है वीरता के अंदर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1950 में शुरुआत, और सम्मानित होने वाले पहले वायुसेना या वायुसेना के एकमात्र अधिकारी करम सिंह, सोमनाथ सिंह, योगेंद्र सिंह, निर्मलजीत सिंह। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बढ़िया तरीके से पढ़ो और आंसर दो, इसको आंसर दो बड़े
सोमनाथ शर्मा तो क्या हो जाएगा 1947 के अंदर फर्स्ट, योगेंद्र सिंह 1999 के अंदर, दो तो कट गए। और जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा, निर्मलजीत सिंह। और निर्मलजीत सिंह को कब लड़ते हुए शहीद हुए थे, 1971 का वॉर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें निर्मलजीत सिंह बच्चों वायुसेना के अधिकारी थे और लड़ते हुए क्या हो गए थे, शहीद। और इन्हें एकमात्र वायुसेना के अधिकारी हैं जिन्हें क्या मिला है, आपका परमवीर चक्र। पहला किन्हें मिला था 1947 में, सोमनाथ शर्मा। और किस क्षेत्र में, तो याद रखना वीरता के क्षेत्र में। कब शुरुआत, 1950। चले आगे, आओ ये रहा अगला क्वेश्चन। कि मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये यहां पर ध्यान रखना, क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया, जल्दी बताओ। 5 जून, 21 जून, 21 मई और 2 दिसंबर, जल्दी बताओ किसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। ट्यूशन देखो यहां से आ जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को नोट करो योग दिवस, 21 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस भी बच्चे ने 21 मई दिया। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, नोट कीजिएगा इनको। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 21 जून को योग दिवस और 21 मई आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हो जाएगा। एक बार नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करो, नोट करो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कर लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने भारतीय तेज गेंदबाजों में हैट्रिक लगाई है, ये यहां पर पढ़ देना। टेस्ट में कितने भारतीय तेज गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है, तो हैट्रिक लगातार 3 विकेट लेना, 4, 2, 3, 1, जल्दी बताइएगा कितनों ने लगाई है। मैं इतनी देर पानी पी लेता हूं। कितने ने लगाई है, जल्दी बताइएगा कितने के द्वारा लगाई गई है। तो कितनों के द्वारा लगाई गई है, 3 के द्वारा। हरभजन सिंह, इरफान पठान और तीसरे जिन्होंने लगाई वो आपके जसप्रीत बुमराह, श्यामरंग बुमराह। छोटा सा वो फोन आता ना फलाता मैडम, इतना बड़ा फोन आता है इसमें, उसमें एक तो चल छैया, एक निमूड़ा और एक बुमराह, श्यामरंग बुमराह। ये 3-4 गाने उसके फेमस थे उस छोटे से फोन के। वही तो हमारा उस टाइम का एप्पल होता था। आज आईफोन 14 से उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी खुशी हमें मेले के अंदर हमारे परिवार वाले, घर वाले वो छोटे वाला वो मोबाइल दिलाते थे जिसके अंदर डोरी होती थी, गले में पहनते थे और खोलते थे, और खोलने के बाद 3 दबाते थे तो चल छैया, 2 दबाते थे तो निमूड़ा,
फिर 4 दबाते थे चल छैया छैया, 1 दबाते थे ट्रन ट्रन ट्रन, हेलो हेलो। आपने भी खरीदे होंगे बचपन वाले वो फोन, तो उस फोन के आगे आईफोन 14 भी फेल है। इससे क्या पता चलता है कि जीवन के अंदर खुशियां होना और किसी चीज की तमन्ना होना बहुत जरूरी है। उस टाइम हमारी यही हुआ करती थी। तो 3 नियम। चले आगे। ये रहा, प्रोसेस डाटा के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डाटा के रूप में, डाटा प्रोसेस करने के बाद डाटा एकत्रित होने के बाद में क्या होती है, तो जानकारी। ये याद रखना, जानकारी मिलती है हमें, फिर उनसे क्या होती है, जानकारी के रूप में मिलते हैं। तो प्रोसेस डाटा को किस रूप में जाना जाता है, सीधा डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, किसके रूप में, जानकारी के रूप में जाना जाता है। ज्यादा इसके अंदर ज्यादा झंझट वगैरह वाला काम ही नहीं। कंप्यूटर में किस भाषा का, तो कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग, किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा संसाधित करने में किया जाता है, जल्दी बताइएगा। अष्टधारी का, द्विधारी का, षष्ठ आधारी का या त्रिआधारी का, जल्दी बताइएगा किसका किया जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज, मशीनरी भाषा 0 और 1 को ही समझती है, 0 और 1 को ही समझती है, अर्थात 2। तो द्विआधारी हो जाएगा, जिसने द्विआधारी बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, क्लास को शेयर कर दो, निमुड़ो निमुड़ो। ये रहा, वेबसाइट का पहला प्रश्न क्या कहलाता है, वेबसाइट। तो आपने सर्च मारते हो, जैसे ही फोन लेकर आप सर्च मारते हो तो उसका वो पहला जो पेज आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, होम पेज। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी का सही होगा, होम पेज। एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा हार्ड वाला नहीं है। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, विंग, फिन, पतवार और चोंच। यह आपके कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, दूसरों से संबंधित कौन सा नहीं है, जल्दी बताइएगा भाई, कौन सा नहीं है। तो दूसरों से संबंधित कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ भाई, कौन सा नहीं है आपका, जल्दी बताइएगा। दूसरों से संबंधित, कौन से संबंधित नहीं है, तो दूसरों से संबंधित नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, चोंच। कौन सा है, चोंच। कौन सा हो जाएगा, चोंच। चलें आगे। ये रहा, पंजा बिल्ली, मतलब बिल्ली के पंजा होता है, तो खुर किसके होते हैं, खुर किसके होंगे, पंजा बिल्ली के होगा तो खुर किसके होंगे, खुर किसके होते हैं, बताओ भाई, जल्दी बताइएगा, खुर किसके होंगे। तो खुर की का होगा, ढांडा का, शेर का तो पंजा, हाथी का खुर हो गई, मेमना घोड़ा, तो खुर की का होगा घोड़ा। घोड़े के खुर होते हैं, उसके नीचे नाल लगाकर रखते हैं, लोहे की नाल। तो वो जब चलता है तो टन 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 की आवाज आती है ना, घोड़ा चलता है तो टन टन की आवाज आती है, उसके नीचे क्या लगाते हैं, नाल लगाते हैं। और बताते हैं कि जो घोड़े की नाल किसी गाड़ी के पास में खुल जाए तो वो बड़ा शुभ मानी जाती है, बड़ा शुभ मानी जाती है। घोड़े की नाल की अंगूठी भी करवाते हैं लोग, वो भी काफी मानी जाती है। तो खुर किसके होंगे, घोड़ा। आपने क्या हुई, आदमी का नाखून, अरे आपने क्या होगा, घोड़ा का खुर होगा, तो आदमी का क्या नाखून। तो निम्न में से भिन्न है, रजाई, कंबल, चद्दर, पलंग। बताओ भाई, निम्न में से भिन्न कौन सा है, रजाई, कंबल, चद्दर, पलंग। तो साफ सा इसके अंदर तो कौन सा हो जाएगा, पलंग। बाकी सब ओढ़ने के काम आती है, रजाई, कंबल, चद्दर बिछा लो, ओढ़ लो। पलंग, पलंग तोड़ने के काम आता, सो रामू बढ़िया पग पसारी। बेमेल बताइए, निम्न में से बेमेल कौन सा है, बेमेल कौन सा है, रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य। बेमेल कौन सा है, रणथंभौर कहां पर है, राजस्थान के अंदर। सुंदरवन कहां पर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। वेरी गुड, सभी का आंसर अच्छा।
सरिस्का कहां पर है, अभी बताया अलवर राजस्थान। दर्रा कहां पर है, राजस्थान में। अब बता दो बेमेल कौन सा है इनमें। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन। कौन सा हो जाएगा आपका, सुंदरवन हो जाएगा। मैं घोर संकट के अंदर हूं, मैं घोर संकट में हूं, मांग भरने की उम्र में, मांग भरने की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, नौकरी लग जाओगे उस टाइम, मांग भरने वाली भी आ जाएगी और मांग भी भर दोगे। नहीं तो थे भी बोलुआ ही नहीं, गंठ जोड़े की जगह बात घाट होने भी पड़ेगा बाबा, तो टूटेगी कौन, यहाँ कोई कोई डिजाइन जरूर पड़ेगा। माइका एक रूप है खनिज का, कीमती पत्थर का, हवाई जहाज का या लकड़ी का। तो माइका एक किसका रूप मानी जाती है, तो माइका एक किसका रूप मानी जाती है, बताइएगा कि माइका किसका रूप मानी जाती है, खनिज का, कीमती पत्थर का, हवाई जहाज का या लकड़ी का। तो याद रखना माइका एक रूप किसका मानी जाती है, खनिज का। किसका रूप मानी जाएगी, खनिज का रूप मानी जाएगी। और खनिज कहां पर है आपका, ये रहा प्यारे साथियों आपका, ये सही हो जाएगा खनिज। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ शेयर कर दूंगा, टाबर बहुत सियाना है, थाला सा टाबर तो नहीं गुरुजी मारला हमारे वाले, टेंशन फ्री माइंड फ्री बच्चे। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है, पचाया जाता है, तो पकाया जाता है तो उसमें नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है ज्यादा समय तक पकाने में, प्रोटीन, फोलिक एसिड, आवश्यक वसा व अम्ल या कोई नहीं। यानी भोजन को ज्यादा समय तक हम पका लेते हैं तो उसमें क्या कम हो जाता है, क्या कम हो जाएगा भाई, क्या कम हो जाएगा ज्यादा पकाने से। ज्यादा पकाएंगे तो नष्ट क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन। लेकिन आवश्यकता अनुसार तो पकाना भी चाहिए, और ज्यादा हम पका देते हैं तो उसमें किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, सॉरी प्रोटीन की। मनुष्य का हृदय कितने भाग से बना हुआ होता है, मनुष्य का हृदय कितने भाग से बना हुआ होता है, कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। धड़कता है के धड़का है क्या किसी के लिए आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, बताओ 72 बार। पेस मेकर क्या है, पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय की धड़कन से। तो कितना होता है, 4। कितना होगा आपका, 4। तो हमारा जो हृदय है वो 4 भाग का बना होता है। कितने भाग का बना होता है, 4 भाग का बना होता है आपका हृदय होगा वो। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, किसमें होगा, तीरंदाजी में होगा, अंतरिक्ष यान में होगा, दोनों में होगा या पतंगबाजी में होगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग किसमें होगा, किसमें होगा भाई। मैडम ने पूछा कि भाई बताओ भाई न्यूटन का दूसरा नियम किसी को आता है, पप्पू ने हाथ ऊपर किया, बोला हाँ। मतलब क्या होगा न्यूटन की का दूसरा नियम, तो बोलू बोलता है इसे ही न्यूटन का दूसरा नियम है कहते हैं। मैडम दे थप्पड़ बोली पड़ जाए, अरे रुको भाई हो। तो कौन सा होगा आपका, ए व ब दोनों, ए व ब दोनों इसमें क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है, तो याद रखना तीरंदाजी में होगा और अंतरिक्ष यान के अंदर। अंतरिक्ष यान और तीरंदाजी में क्या होगा, तो अंतरिक्ष यान और तीरंदाजी में क्या होगा, न्यूटन का थर्ड नियम किसमें होगा, तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो किसमें प्रयोग किया जाएगा, तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान के अंदर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व क्या, 0 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है या 50 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होगा,
तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होगा, जल्दी आंसर दीजिएगा, कितना होगा। तो सर 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो। बिल्कुल सही है बच्चों, आपने बता दिया, गलत थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल क्लास शेयर करते रहो और पढ़ाई करते रहो। जेट इंजन है, तो जेट इंजन क्या है, देखो जेट इंजन है रोटरी इंजन, बाह्य दहन इंजन, टरबाइन इंजन और प्रतिक्रिया इंजन। तो जेट इंजन क्या है, रोटरी इंजन, बाह्य दहन इंजन, टरबाइन इंजन या प्रतिक्रिया इंजन। जल्दी आंसर दीजिएगा कौन सा होगा। यदि हौसले बुलंद हो, यदि हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती, याद रखना दोस्तों। बच्चे ने भेजा है, देखो ट्रक वाले पीछे लिखा हुआ रहता है कि धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। सही बात है भाई, हम सब कहां पर मिलेंगे, हमारी अस्थियां कहां पर बहा दी जाएंगी, कहां पर बहा जाएंगी भाई, हरिद्वार में, गंगा नदी में ही बहाई जाएंगे, वहीं पर मिलेंगे। इधर से मैं आऊंगा, इधर से आप आओगे। हेलो गुरुजी, राम राम। हाँ हाँ भाई, राम राम। चले आगे, आओ। शक्ति की इकाई क्या है, आओ। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई क्या है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड और वाट, या कोई नहीं, बताओ भाई शक्ति की इकाई क्या होगी। तो शक्ति की इकाई आपकी क्या होगी, शक्ति की इकाई क्या होगी, तो शक्ति की इकाई नोट करो आपकी क्या होगी, जूल प्रति सेकंड और वाट, जूल प्रति सेकंड और वाट होगी आपकी। चले आगे, नोट कीजिएगा, कर लिया सर। चलो ये रहा क्वेश्चन, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, जल में, हवा में, पारे में या लोहे में। तो ध्वनि की चाल है वो न्यूनतम कहां पर होगी, ध्वनि की चाल न्यूनतम कहां पर होती है, बताओ भाई, जल में होगी, हवा में होगी, पारे में होगी या लोहे के अंदर होगी। तो कहां पर होती है, हवा के अंदर होती है। कहां पर, हवा के अंदर होती है। नोट कीजिएगा, कहां पर होगी आपकी, हवा के अंदर होगी। कहां पर होगी, हवा के अंदर होगी। कर लिया नोट, आओ। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80, 70 से 90, 110 से 50 या कोई नहीं। जो सामान्य मनुष्य होगा, नॉर्मल मनुष्य होगा, उसका हृदय चाप कितना होगा, मनुष्य का सॉरी रक्तचाप कितना होगा। रक्तचाप पूछा तो रक्तचाप कितना होगा, तो कितना होगा, 120 से 180। जिस बच्चे का 120 180 बता रहा है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 से 80 के बीच क्या होता है, सामान्यतः मनुष्य का क्या होता है, रक्तचाप होता है। जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है, गाड़ी चलती है तो वो क्या छोड़ती है, धुआं छोड़ती है। तो नाइट्रोजन, आओ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या छोड़ती है वो, याद रखना, जब गाड़ी चलती है तो वो क्या छोड़ती है, तो कौन सा छोड़ेगी, जिस भी ने भी दय बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या छोड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या छोड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगी। नोट कीजिएगा, क्या छोड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आती है, पृथ्वी। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आती है, पृथ्वी। देखो सूर्य है आपका, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा के बीच में, नहीं नहीं नहीं, सूर्य और चंद्रमा के आगे पृथ्वी के बीच आगे, हाँ ये रहेगा भाई। जब सूर्य
सूर्य, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाते हैं तब होगी, या जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाए। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य, आपका सूर्य, चंद्रमा और क्यों वो, हाँ अब सही है। कब होगा भाई बताओ? जब क्या होता है, तो सूर्य है आपका, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी होती है, इनके बीच में आपका कौन आ जाता है? चंद्रमा। तब आपका क्या होता है? तो याद रखना आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देख लो कौन से में है इसमें। जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था में नहीं है, ये तो इन दो में से देखो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाए, नहीं नहीं भाई, इसको तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये सही हो जाएगा आपका। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या होता है आपका? क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इस प्रकार के आ जाते हैं, घुमा देते हैं, ये घुमा देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ देना इनको भाई, कभी जल्दबाजी में गलत ना कर दो। चलें आगे। क्वेश्चन क्या है कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? जीव विज्ञान, एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी और कोई नहीं। जीव विज्ञान, एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी और कोई नहीं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? याद रखो, बताना जल्दी बताइएगा भाई, क्या कहलाएगा? जीव पदार्थों का, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। नोट कीजिएगा इसको। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। यह रहा आपका जीव संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जल्दी बताइएगा क्या होगी इकाई? उत्तक, ऑर्गन, ऑर्गन तंत्र या कोशिका। उत्तक, ऑर्गन, ऑर्गन तंत्र या कोशिका क्या होगी आपकी? तो याद रखना, आपकी जो जीव होगा उस जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कोशिका। क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाएगी। किटी रमन की पत्नी है। देव किटी का इकलौता भाई है। यदि डोली किटी की बेटी है तो देव और डोली, देव और डोली, 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 तो देव किटी का क्या हो जाएगा? देव किटी का इकलौता भाई है और किटी, किटी की बेटी डोली है। किटी, किटी का भाई कौन है? देव भाई। यदि डोली किटी की बेटी, किटी की बेटी कौन है? डोली। तो ये डोली देव से किस प्रकार संबंध रखती है? तो क्या लगेगा भाई? मामा। आपने मम्मी को भाई, आपनों के लागे को मामो, बिल्कुल मामा हो जाएगा। चलो आगे। फिर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? जल्दी बताइएगा भाई, कौन सी करेगी? तो कौन सी करेगी याद रखना, इस प्रकार बना लीजिएगा पहले। फिर ये दे रखा है सबके अंदर, और फिर आपका ये दे रखा है, फिर आपका क्या दे रखा है? ये दे रखा, फिर तो इस प्रकार की आकृति कौन से में है देख लीजिएगा। ये आएगा इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। दूसरा बैठ रहा है ना, दूसरा बैठ रहा है।
तो दूसरा ही सही हो जाएगी। इस प्रकार क्या करते हैं तो बना लीजिएगा और इनको यहां पर क्या कर दो, सेट कर दो, फिर ये आपका राइट हो जाएगा। तो ब इसके अंदर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जिस बच्चे ने ब बताया है उसका। फिर ये रहा, ब श्रृंखला को पूरा करो, आपके सामने श्रृंखला और पूरा करो। क्या शानदार बात लिखिए, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा ले ए भारत माँ, मुझे छाती से तू लगा ले ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। जय हिंद फौजी। वेरी गुड। फौजी भाइयों का तो कहना ही क्या यार। इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, इसके बाद कौन सा आएगा आपका, जल्दी बताइएगा। 8 में 1 जोड़ दो 9, 7 में 1 जोड़ दो 8, 8 में 1 जोड़ दो 9, 10 में 1 जोड़ दो 11, 11 में 1 जोड़ दो 12, एक एक श्रृंखला चल रही है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसका राइट आंसर भी आपका क्या होगा, 10 होगा बच्चों। क्या होगा आपका, 10 होगा। क्या होगा आपका, 10 हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। सभी को गुड नाइट।